IPEM इंटरनेशनल स्कूल के छात्रगण सुप्रभात। आज के आई लर्न हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए सारा आकाश के पूर्वार्ध का अध्याय 4 का सारांश पढ़ते हैं। प्रभा आई 4 दिन रहकर अपने मायके भाई के साथ चली गई। समर उसके बारे में सोचता ही रहता है, उसका विचार मंथन चलता ही रहता है। इस अध्याय में समर की अंतर व्यथा, उसकी आत्मग्लानि, पछतावा, अहंकार, आत्मपलायन सब कुछ उभर कर सामने आता है। समर इतना परेशान हो जाता है कि ना घर पे मन लगता है, ना बाहर मन लगता है, वो कहाँ जाए। विवाह के पूर्व वो बौद्धिक जाया करता था, स्वयं सेवक संघ का, जहाँ एक सभा होती थी शाम के समय और धार्मिक विषयों पर चर्चा हुआ करती थी। तो समर वहाँ जाता था विवाह के पूर्व, लेकिन अब उसने जाना बंद कर दिया था। अब उसे शर्म भी आती थी, क्योंकि कहा जाता था कि उसने प्रण भी किया था कि विवाह नहीं करेंगे, नारी अंधकार है, माया है, मोह है। लेकिन जो है समर अब विवाह कर लिया है, इसलिए वो जाता भी नहीं था। उसके साथ हंसी मजाक बहुत कुछ किया जा सकता था, समर इसलिए नहीं जाता था। अब क्या हुआ, वो सोच रहा है प्रभा के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में। उसे लग रहा है मेरा भविष्य एकदम अंधकारमय है। वो एक मकड़ी के एक जाले में फंसा हुआ एक मक्खी की तरह है। इस तरह समर अपने को अनुभव करता है। भाभी की इधर ईर्ष्या उभर कर सामने आती है। भाभी के चरित्र की विशेषता इसमें अधिक सामने आई है। वो समर को रह रहकर प्रभा के खिलाफ भड़काती रहती है। तरह तरह से वो समर को प्रभा के बारे में बताती रहती है, उसको भड़काती रहती है। समर बाहर जाता है, कभी सोचता है अपने दोस्त दिवाकर के यहाँ चले जाए, पर वहाँ भी नहीं जाता है। फिर सोचता है समर कि मैं अपने मंदिर ही चला जाऊं, कहीं मंदिर जाऊं, वहाँ शांति मिलेगी, गीता पाठ करूं, वहाँ शांति मिलेगी। लेकिन उसने मंदिर जाना भी छोड़ दिया था, क्योंकि मंदिर पर जब उसने एक शरणार्थी को पीटते हुए देखा था, पुजारी के द्वारा जलती हुई धूनी की लकड़ी से उसको पीटा गया था। क्यों? उस शरणार्थी ने आकर के प्रसाद मांगा था। तो समर का मन भी उचट गया था वहां जाने से, अतः वो मंदिर जाना उसने छोड़ दिया था। घर की परिस्थिति कैसी थी? बाबूजी को 25 रुपया पेंशन मिलता था, 99 रुपये उसका बड़ा भाई धीरज पाते थे, और घर में पढ़ने वाले बच्चे 3 थे। इतना बड़ा परिवार था। उसकी छोटी बहन जिसकी शादी 17-18 वर्ष की उम्र में कर दी गई थी, और शिक्षा भी वो पूरी तरह नहीं पाई थी। उसके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ ससुराल में। सास के मरने के बाद पता चला कि मुन्नी के पति ने एक रखेल रख ली है, और उससे उसकी सेवा मुन्नी से वो करवाता था। मुन्नी को खाना 3 दिन तक नहीं देता था, चारपाई के नीचे हाथ रख के उस पर लेटता था। इस तरह के अनेकों अत्याचार सहने के बाद एक दिन जब उसे बेत से मारा गया, तो नीले नीले निशान लेकर वो अपने मायके चली आती है। बाबूजी लोक लाज के भय, समाज का डर, अनेक तरह से दबाव डालते हैं मुन्नी को, पति को, कि वो उसको वापस ले जाए। लेकिन कोई बात वो नहीं मानता है, कुछ नहीं होता है। आर्थिक अभाव था, घर में पैसे की कमी थी, धन का अभाव था। वो लड़की को शिक्षा भी नहीं दे पा रहे थे, सिलाई कढ़ाई भी नहीं सिखा पा रहे थे। उनका कहना था कि इतनी छोटी 16-17 वर्ष 19 वर्ष की ये लड़की किस तरह मुरझा गई है। बाबूजी को बहुत दुख होता, पर करे तो क्या करे। शुरू में तो सबकी सहानुभूति मुन्नी के पास थी, मुन्नी की तरफ थी, लेकिन अब मुन्नी को खुद लगता था कि जैसे मैं इस घर में एक बोझ की तरह हूँ। इस तरह समर सारी परेशानियों से जूझता हुआ, सबके बारे में सोचता हुआ, आर्थिक अभाव में रहता हुआ अपनी आकांक्षाओं को, महत्वाकांक्षाओं को अपने सामने चूर चूर होते हुए देखता, बहुत ही परेशान उलझन में रहता था। समझ नहीं पा रहा था कि अब भविष्य क्या होगा। उसका भविष्य एकदम अंधकार में है, आगे क्या होगा। वो रोना चाहता है, बहुत रोना चाहता है, पर कुछ नहीं होता है। यहाँ पर इस तरह समर के अंतर्द्वंद को दिखाते हुए एक अंतर्मुखी युवक की कहानी इस अध्याय में यहीं पर विराम पाती है।